मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ वॉरियर है। आई एम ए न्यूरोलॉजिस्ट। मैं डॉक्टर हूँ। मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले 3 साल से कंटेंट बना रहा हूँ। न्यूरो साइंस पे कंटेंट बना रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ लोगों को कि उनके दिमाग में क्या हो रहा है, ब्रेन कैसे काम करता है, एंड ये जानना ज़रूरी क्यों है। आई फील कि सबको एक हक होता है खुद के ब्रेन के बारे में पता होना। उससे जो एम्पावरमेंट मिलता है, दैट इज़ द रोल ऑफ माई कंटेंट। और इसके पीछे क्या रीज़न है कि आपने ब्रेन में ही क्यों अपनी स्पेशलिटी करी? ये तो थोड़ी लंबी कहानी है। व्हेन आई वाज इन स्कूल मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था कि लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, वाई आर वी द वे वी आर। तो इसमें मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि ह्यूमन बिहेवियर पे। तो पहले मुझे लगा कि मैं साइकोलॉजी करूँगा, बट माई डैड इज़ अ MD मेडिसिन डॉक्टर, और वो एक इन्फ्लुएंस हुआ कि चलो मेडिसिन कर लेते हैं। बट वो साइकोलॉजी का जो क्यूरियोसिटी है वो हमेशा रहा मेरे साथ। देन आई रियलाइज दैट साइकोलॉजी इज़ अंडरस्टैंडिंग अ ह्यूमन पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड, लेकिन एक तरीका होता है पता करने का, वो है थ्रू द इनसाइड। तो ब्रेन के अंदर जो वायरिंग है, जो केमिकल्स है, जो नेटवर्क्स है, उससे भी पता चल जाता है कि लोग ऐसे क्यों है। तो आप क्या प्रॉपर स्कैन्स में देखते हो? जी। ये तो आपका डे टू डे प्रैक्टिस होगा आई थिंक, जी राइट? जी, MRI कर लेता हूँ, CT स्कैन कर लेता हूँ, और भी डिटेल टेस्ट होते हैं, जैसे फंक्शनल MRI होता है। फंक्शनल MRI में आदमी अंदर लेटा हुआ है और अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन विल लाइट अप। ये कैसे पता कि गुस्सा आ रहा है? ये भी तो हो सकता है कि कोई और फीलिंग हो जिसको हम गुस्से की तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। अभी आप ऑलरेडी न्यूरो साइंटिस्ट जैसे सोचना शुरू किए हो। ये जो हर एक इमोशन का जो ओवरलैप होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बिकॉज बचपन में हम लोग सोचते हैं कि प्यार अलग है, गुस्सा अलग है, जेलसी अलग है, लेकिन ये सब में जो कनेक्शंस है वो न्यूरो साइंस अभी पता कर रहा है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ फियर इन लव, देर इज़ अ लॉट ऑफ लव इन जेलसी। सो ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, उसमें जो ओवरलैप जो होता है वो न्यूरो साइंस के थ्रू हमें एक अलग तरीके से देखने मिलता है। तो हम एक तरीके से इन दो इमोशंस के बीच में या किसी भी दो इमोशंस के बीच में एक लाइन नहीं खींच सकते और ये नहीं कह सकते कि ये है और ये है। जैसे हमने MD मेडिसिन में ये सीखा कि हम लोग बोलते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, हेपेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, लेकिन बॉडी एक ही है ना। हम लोग अलग अलग ऑर्गन्स पे डिवाइड करते हैं, लेकिन Right. शरीर तो एक ही है। तो हर एक स्पेशलिस्ट को बाकी ऑर्गन्स के बारे में भी पता होना चाहिए। Right. क्योंकि हर एक स्पेक्ट्रम होता है एंड एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स। अगर हार्ट खराब है तो ब्रेन खराब होगा, किडनी खराब होगी थोड़े टाइम में। तो वो एक स्पेक्ट्रम होता है। तो सिमिलरली इन इमोशंस। और यही फर्क हो गया कि होलिस्टिकली एक प्रॉब्लम को देखना या एक बीमारी को देखना, Right. और एक फ्रेगमेंटेड वे में देखना। बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है कोई डॉक्टर हो जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम कर रहा है लेकिन उसकी जड़ कुछ और ही हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे एक पेशेंट आया था 2 हफ्ता पहले, उसका हाथ हिल रहा था, ओके, कंटिन्यूस हिल रहा था, एंड ही वॉज बिहेविंग ऑड, जैसे अजीब से बात कर रहा था वो। एंड न्यूरोलॉजिस्ट के पास आया क्योंकि हाथ हिल रहा है, अजीब से बात कर रहा है। टर्न्स आउट उनका किडनी में प्रॉब्लम था। ही वॉज हैविंग समथिंग कॉल्ड एनसेफेलोपैथी, मतलब किडनी जब खराब होती है तब ब्रेन खराब होता है, क्योंकि जो कचरा जो होता है ब्रेन से जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलती, तो वो ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है और उसको एनसेफेलोपैथी कहते हैं। तो ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो अगर किडनी के बारे में अगर नहीं पता होता तो बीमारी पकड़ में नहीं आती। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक ओवरऑल पिक्चर, और ये सिर्फ मेडिसिन में नहीं है, आई एम श्योर हर एक कॉर्पोरेट जॉब में, हर एक सिस्टम में ये अप्लाई होता है कि एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम विल अप्लाई टू एवरीथिंग एल्स, विल अफेक्ट एवरीथिंग एल्स। या आई वाज अबाउट टू से दैट, मतलब बहुत बार लाइफ में क्या होता है, हम अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रहे होते हैं जबकि हम उसके रूट को नहीं कभी समझ पाते हैं या एक्चुअल में नहीं समझ पाते उसका कॉज क्या है। ऐसा आप भी कई बार फेस करते होंगे, राइट? बहुत बार। इनफैक्ट हर एक OPD में हर एक पेशेंट मेरे लिए एक पजल होता है, क्योंकि वो पेशेंट आ रहा है एक प्रॉब्लम से, लेकिन क्या वो असली प्रॉब्लम है कि दैट इज जस्ट अ कॉज ऑफ सम अदर प्रॉब्लम जिसको उसने देखा ही नहीं है, उसने नोटिस भी नहीं किया हो। सो दिस इज ऑलवेज देयर। तो वहाँ पे एक डॉक्टर का बायस भी तो आ जाता होगा ना, क्योंकि उस तरह का पेशेंट उस तरह के सिम्टम्स के साथ में आपने पहले जब देखा होगा तो आपके माइंड में सबसे पहला थॉट यही आएगा कि अच्छा कुछ वैसा ही है, जबकि हर केस अपने आप में अलग होता है, दिस राइट? इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ मेडिसिन। इसको अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं। तो मैंने ये मेडिसिन में देखा था, MBBS में मैं जब पढ़ाई कर रहा था। टेक्स्ट बुक है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ डिजीजेज आते हैं, उसमें से 2-3 डिजीज ऐसे होते हैं जो काफ़ी रेयर होते हैं, बट व्हेन यू रीड इट
और उसके अगले दिन आप जब हॉस्पिटल जाओगे तो सडनली हर एक पेशेंट तुमको लगेगा कि ये यही है, क्योंकि दैट इज द लास्ट थिंग यू रेड। और इसको अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं, कि जब ब्रेन ढूंढता है कि इसका कारण क्या होगा, तो जो सबसे लास्ट आपने जो सोचा था उसको जोड़ देता है कि ये उसके वजह से ही हुआ होगा। दिस ऑलवेज हैपेंस। हम लोग जिससे भी मिलते हैं, वी लुक फॉर आवरसेल्व्स इन दैट पर्सन, रिलेट करने की कोशिश रिलेट करते हैं, करने की कोशिश, क्योंकि तभी समझ आएगा, नहीं तो हम एक अननोन टेरिटरी में चले जाएंगे एंड वी विल स्टार्ट गेटिंग स्केयर्ड, राइट? Exactly. क्योंकि समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। एग्जैक्टली। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई उसको प्रोसेस करके फटाफट से कहीं किसी कंपार्टमेंट में या डिपार्टमेंट में फिट करेंगे, हाँ, जिससे कि हमको समझ आ गया कि ये क्या है, चाहे नहीं भी आया बट वो फीलिंग आ गई कि हाँ मुझे समझ आ रहा है क्या हो रहा है, आई नो, आई एम इन कंट्रोल, आई नो। मतलब वो एक फीलिंग आ जाती है कि चलो, इफ आई एम इन दैट पोजिशन, दिस इज हाउ आई विल डू इट, नाउ मुझे समझ में आ गया। एक्चुअली समझ में आ गया कि नहीं वो अलग बात है, बट वो एक फीलिंग आ जाता है कि मुझे समझ में आ गया। और शायद यहाँ पर फेथ का, बिलीफ का, इन सब का रोल देखा जाए तो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने ताबीज पहना हुआ है, हाँ, जो हम कहने को ये भी कह सकते हैं कि वो अंधविश्वास है, लेकिन उस ताबीज की वजह से अपनी ब्रेन में वो सेफ फील कर रहा है, सिक्योर फील कर रहा है, तो हो सकता है उसकी लाइफ एक सही डायरेक्शन में जाने लग जाए, उस ताबीज की वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ दैट थॉट कि मैं सेफ हूं, तो वो एट ईज हो गया। 100%। जैसे एक बच्चा है, रो रहा है, जैसे ही मम्मी रूम में आ गई, रोना बंद हो गया। अभी वो अगर समझो वो बच्चा एक्चुअल डेंजर में था, द मदर माइट नॉट हैव बीन एबल टू डू अ लॉट, लेकिन उसके दिमाग में वो एक कामनेस आ जाता है कि चलो ये है, अभी नाउ आई एम सेफ। अगर इफ द मदर इज नॉट देयर, लेकिन मम्मी ने एक लॉकेट दिया है और वो बंदा पहन रहा है वो लॉकेट, तो वो साइकोलॉजिकल कनेक्शन अभी भी हो सकता है कि चलो, in my mind my mom is there with me, तो that can give you enough calmness to do the actual work। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है फेथ। आप किस पे फेथ कर रहे हो इज सेकेंडरी टू डू यू हैव फेथ एट ऑल। फेथ इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो अब थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं, क्योंकि इतना डीप ना हो जाए कि सारे डूब जाएं और सब सो जाएं, लोग लेट जाएं, उनके मुंह से झाग निकलने लग जाए और फिर आपको उनका इलाज करना पड़े। तो अब वापस से उस पॉइंट पे आते हैं, यानी कि जो आज का एज ग्रुप है हमारा, दैट इज बिटवीन 18 to 20 ईयर्स। तो इस एज ग्रुप में जो एक कॉमन क्वेश्चन है, जो सबकी प्रॉब्लम है और जो बार बार एक क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है, वो है फोकस कैसे करें अपनी अटेंशन को, अपने ध्यान को कैसे वहां पर लगाएं जो हम करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ रहा है, यानी कि पढ़ाई लिखाई, और वहां से ध्यान कैसे हटाएं जो करना तो चाहते हैं लेकिन उसको करने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ मिलता है थोड़ी देर के लिए प्लेजर, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होता है। तो ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसको अप्रोच करते हैं साइंटिफिकली। बिल्कुल। कि फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आपके पास में इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, मतलब क्या किया जाए, क्या सजेस्ट करेंगे आप बच्चों को? मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि ये आपकी गलती नहीं है। सबसे पहले थैंक यू, यू आर वेरी वेलकम। क्योंकि घर पे सारे यही सुनते रहते हैं ना कि तेरी गलती है। तो पहली बार कोई ऐसा इंसान आया, वो भी एक डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर, जो कह रहे हैं कि आपकी गलती नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो करते रहो जो आप कर रहे हो। ये नहीं कहा है इन्होंने, तो आगे भी पूरी बात सुन लो। हाँ, मतलब सिर्फ इतना क्लिप एडिट मत करना, आगे भी है। ये आपकी गलती इसलिए नहीं है कि जब आपका ब्रेन इवॉल्व हो रहा था ओवर द लास्ट 50,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन ईयर्स से, उसका प्रायोरिटी बहुत अलग था। उसका प्रायोरिटी था सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल के लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। खाना, दोस्त सपोर्ट के लिए कि कोई मारने आए तो, कम्युनिटी, पार्टनर, स्पीशीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, और कुछ डेंजर है तो उससे दूर जाना। बहुत ही सिंपल है। आज के ज़माने में एग्ज़ाम देना ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, हमारे ब्रेन को कैसे पता? क्योंकि एवोल्यूशनरी एग्जाम करके कुछ था नहीं। तो यू आर टेलिंग योर ब्रेन कि एग्जाम इंपॉर्टेंट है, बट ब्रेन देख रहा है कि अगर मैं नेटफ्लिक्स देखूं तो मुझे एंटरटेनमेंट मिलेगा, मुझे मज़ा आ रहा है। और मज़ा आना इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि मज़ा आने के लिए एवोल्यूशन ने काफ़ी कुछ किया है। हाँ, मतलब किसी को मज़ा आया था तभी आप यहाँ बैठे हो। उनकी भी गलती नहीं थी। तो ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्चुअली ब्रेन को लग रहा है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
और आप ये फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, जैसे एग्जाम्स और पढ़ाई। ब्रेन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि एग्जाम पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन को फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं आता। सच ये है कि हमारा जो प्रिमिटिव ब्रेन है, जो पुराना ब्रेन है, इसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, पुराना ब्रेन है, इसको फ्यूचर के बारे में सोचना आता ही नहीं है। इसको सिर्फ अभी के बारे में सोचना आता है, अभी का, आज का, इधर का, इमीडिएट, Immediate. अभी क्या थ्रेट है, क्या डेंजर है, या क्या प्लेजर क्या प्लेजर है। बस आज मैं पढ़ाई करूंगा, 4 साल में डिग्री मिलेगी, 10 साल में जॉब मिलेगी, फिर मैं अच्छा गाड़ी खरीद, वो सब मतलब हम बोलते हैं, लेकिन फंडामेंटली तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम में वो घुसता नहीं है, वो समझ में नहीं आता उसको। और आपका सारा जो इंस्टिंक्टिव डिसीजंस होते हैं, इमोशनल डिसीजंस होते हैं, ये सब लिम्बिक से आ रही है। तो जो इवॉल्व्ड ब्रेन है, जो अभी अभी आया है, 10, 15, 20 हजार साल में आया है, बल्कि पढ़ाई लिखाई देखा जाए तो अभी 50-100 साल में आई है। पढ़ाई तो अभी अभी आया है, बट जो इवॉल्व्ड ब्रेन है, दैट इज द वन दैट इज लॉजिकल, दैट कैन लुक इनटू द फ्यूचर, प्लान कि अच्छा मुझे ये बनना है, ये बनना है। बट आप एवोल्यूशनरीली देखोगे तो लिम्बिक सिस्टम इज लाइक योर ग्रेट ग्रैंडफादर, और तुम्हारा जो सबसे इवॉल्व्ड पार्ट है दैट इज अ इन्फेंट, बच्चा है वो। तो कोई भी बच्चा ग्रेट ग्रैंडफादर को नहीं बता सकता कि ये करो, दिस इज हाउ यू आर बॉर्न विद दिस इनइक्वालिटी, तो एक चांस ही नहीं है। बट एज यू कीप ग्रोइंग, हमारा इवॉल्व पार्ट, जिसको PFC कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो इफ यू टैप योर फोरहेड, उसके जस्ट पीछे जो पार्ट है, दैट इज द मोस्ट इवॉल्व पार्ट। एज यू कीप ग्रोइंग, इसी को मैच्योरिटी कहते हैं, कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। इट डेवलप्स द कैपेसिटी टू टेल द लिम्बिक सिस्टम कि ये करो, ये नहीं करो। और वो स्ट्रांग कैसे होता है? थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू नॉलेज, थ्रू लाइफ। इसी को मैच्योरिटी कहेंगे कि जैसे टाइम बढ़ता है, यूजुअली 25 ईयर्स मानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, बट 25 साल की उम्र में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इवॉल्व हो जाता है। तब तक तो इनकी लाइफ की धज्जियां उड़ जाएगी। क्योंकि अभी ये सारे 18-19 साल के हैं, अगर तब तक इनको समझ आएगा कि ये जो कर रहे हैं उसकी वजह से क्या गड़बड़ होने वाली है। बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई जिसका हमको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्या ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे अभी इनकी एज है मान लो 18-19 साल, इनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो इतना डेवलप हो जाए जितना कि एक 25 साल के आदमी का होता है? क्या ऐसा कोई तरीका है? बहुत सारे लोग हैं। There are so many children who are at 17, 18, 20, 22 are achieving very good things because they have learned to control their limbic system. और वो कैसे होता है? Most important is motivation. हम लोग क्यों कर रहे हैं? PFC कह रहा है कि एग्जाम के लिए पढ़ाई करो। क्यों पढ़ाई करें? अगर वो क्यों बहुत क्लियर है दिमाग में, तो PFC will overcome the limbic. और वो क्यों सिर्फ क्लियर होने से नहीं होगा। मान लो किसी को क्लियर हो भी गया, बट कुछ देर के लिए क्लियर हुआ, फिर उसके बाद में और जो हमारा जो डिफॉल्ट सिस्टम है उसने ओवर पावर कर लिया उस क्यू को। तो दैट क्यू हैज टू बी रीइंफोर्स्ड एंड इट हैज टू बी अ कांस्टेंट थॉट एंड अ कांस्टेंट रिमाइंडर, और वो डोमिनेटिंग थॉट होना चाहिए, तभी वो हमारी बायोलॉजी को सरपास कर सकता है। राइट? दोनों बायोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि एक बायोलॉजी और एक नहीं है, बट जो लिम्बिक का क्यू है, द लिम्बिक का मोटिवेशन है, वो 1 बिलियन ईयर्स से हो रहा है। अगर आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, द लिम्बिक हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 1 बिलियन ईयर्स। आप एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो 2 महीने से, क्या कंपटीशन है ये तो हो ही नहीं सकता। सो द मोर यू प्रैक्टिस दैट मोटिवेशन कि मुझे ये करना है क्योंकि दैट मेन रीजन आप बार बार रीएनफोर्स करते जाओगे, तो दैट PFC कैन ओवरकम द लिम्बिक। सो देर इज नो क्लियर कट फिनिश लाइन। जो फिनिश लाइन है वो हमने बनाया है, एक कहानी है कि एक एब्स्ट्रैक्ट फिनिश लाइन हमने बनाया कि चलो ये हुआ तो खत्म। ट्रस्ट मी, आई हैव गिवन मोर देन 25-30 एग्जाम्स, और हर एग्जाम के टाइम में मैं सोचता था कि बस ये एग्जाम अगर क्लियर हो जाए तो लाइफ सेट है। बट वो नहीं होता, बिकॉज एग्जाम के बाद यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग। There is a new struggle. There is always a new struggle. बट ये उसी को समझ आता है जो उसको अचीव कर लेता है। Exactly. हाँ. क्योंकि मैं जब 12th में था, MBBS फर्स्ट ईयर में था, मुझे लगता था कि ये अगर एग्जाम क्लियर हो जाए तो आई एम डन। बट दैट इज नॉट ट्रू। अभी मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि ऐसा नहीं है।
नहीं, बट दो अलग अलग प्रॉब्लम्स हो गई। एक हो गई हैप्पीनेस प्रॉब्लम, हाँ। एक हो गई सर्वाइवल प्रॉब्लम। हैप्पीनेस प्रॉब्लम इज कि हमें ये लगता है कि ये करके मैं खुश हो जाऊंगा, तो खुश तो कभी होते ही नहीं। हैप्पीनेस इज एन इल्यूजन, स्कैम है पूरा का पूरा जो आपको बेचा जा रहा है। कहने का मतलब है एक है हैप्पीनेस प्रॉब्लम विच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। वो है उन लोगों के लिए जिन्होंने वो पा लिया है जो वो पाना चाहते थे और उनके पास में एक रीजनेबली कंफर्टेबल लाइफ है। अभी एक बार को उस डिपार्टमेंट को छोड़ देते हैं, अब बात करते हैं ऐसे बच्चे जिनके लिए प्रॉब्लम है सर्वाइवल की, यानी उनके घर के खर्चे की प्रॉब्लम है, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही है अपना और अपने माँ बाप का पेट भरने के लिए। अब वो बच्चे क्या करें? अगर आपको रेस दौड़ना है, अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये रेस मैं नहीं जीतूंगा, इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप फेल हो गए या सक्सीड हो गए, ये प्रॉब्लम ये है कि आप ट्रेन ही नहीं करोगे। और अगर आपने ट्रेनिंग नहीं किया, या समझो आपने ट्रेनिंग किया होता, तो उससे और क्या क्या बेनिफिट्स है ये आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। इट इज़ नॉट अबाउट द विनिंग, बट अगर समझो आपने ट्रेनिंग किया मैराथन दौड़ने का एंड यू डिड नॉट कम फर्स्ट, इनफैक्ट यू डिड नॉट इवन फिनिश, 42 किलोमीटर्स दौड़ना है, आपने 25 के बाद you got tired and you stopped. It still means that you now have a body that is capable of running 25 kilometers. And you are still fitter than everybody else in your class. Because nobody else is running even 10 kilometers. This is why I feel कि abstract finish lines बहुत tricky होते हैं. It's great for motivation, चलो मुझे उधर जाना है. But वहाँ तक अगर नहीं पहुँचे, तो भी आपने काफ़ी कुछ attain किया है जो आप, you can't put a number on that. And next time when you start running, you will run 30 kilometers. And you will still call yourself a failure. But you are not. अगर आप दूर से देखोगे तो you are not. आपने सिर्फ अगर वो 42 किलोमीटर्स के लाइन के थ्रू देखेंगे तो या you are still a failure. But you are actually still growing. And that is, I feel, the only important thing in life. Are you growing? कि पहले से are you in a more capable state? Because लाइफ विल कीप ऑन गिविंग यू डिफरेंट सिचुएशन, हमेशा कुछ ना कुछ तो अलग चैलेंज आते रहेगा। योर ब्रेन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये नया सिचुएशन है, अभी मैं क्या करूँ। और पहले कभी अगर ये एक्सपीरियंस नहीं किया है तो द ब्रेन विल थिंक कि दिस इज अ स्ट्रेस। दैट इज व्हाट स्ट्रेस इज। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ सिचुएशन जो ब्रेन को नहीं पता हैंडल कैसे करना है। तो अगर समझो मैं पहली बार लाइफ में स्टेज में बैठा हूँ, आई वुड बी सो स्ट्रेस्ड राइट नाउ, क्योंकि क्या हो रहा है, लेकिन इतने सारे लोग देख रहे हैं मुझे, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आई नो दैट मिलियंस ऑफ पीपल माइट सी दिस वीडियो, आई विल बी, माई हार्ट रेट विल बी हाई, बिकॉज इट्स अ न्यू सिचुएशन। मेरे ब्रेन को पता ही नहीं है इसको कैसे हैंडल करना है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन स्टेज 50-100 times बिफोर, दिस फील्स नॉर्मल। द ओनली रीजन दिस फील्स नॉर्मल इज बिकॉज आई वेंट, यू हैव बीन देयर, डन दैट। करेक्ट। मेरा स्टेज फियर हुआ था, मैं गाने गया था एक बार स्कूल में, ऊपर गया, मुझे गाने का लिरिक्स ही याद नहीं आ रहा है, पूरा स्कूल खड़ी है सामने, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा गाना गाना था। आई सैंग सम अदर सॉन्ग जिसका मुझे लिरिक्स आधा याद था एंड आई केम डाउन। बट इफ दैट हैडंट हैपेंड, then next time we would not have been a little more comfortable. And today I think my heart rate is around 65-70. ठीक है, this is normal. इसी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कॉन्वर्सेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्वर्सेशन सबके लिए समझना, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि आई एम रियली सीरियस अबाउट फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम चाहे जितना मर्जी मोटिवेट कर लें लोगों को, ये सो कॉल्ड जो रेस है उसको जीतने के लिए, ये रेस है बड़ी सिंपल कि ये कट ऑफ है। तुम यहां पर आ गए तो तुम सक्सेस हो, नहीं आए तुम सक्सेसफुल नहीं हो। घर वाले, रिश्तेदार इसी तरीके से देखते हैं उस इंसान को। मतलब बड़ा सीधा सा है सक्सेस और फेलियर का मतलब कि भाई ये कर गए, ये क्रैक हो गया तो तुम सक्सेस हो, नहीं हुआ तो फेलियर हो। पीपल डोंट लुक एट इट इन अ वे कि तुमने 5 बार ट्राई किया और नहीं कर पाए फिर भी तुम कुछ कर गए। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए इस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं, कहते कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, 2 बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो, फेल भी हुए तो क्या हुआ। क्योंकि 5 बार अगर आप लोगों ने कोशिश करी तो जिसका इंस्टीट्यूट है जो वो आपको उस एंट्रेंस के लिए तैयार कर रहा है उसका तो पैसा बन गया, आप जाओ भाड़ में, सीधी सी बात। तो वो तो यही बोलेगा ना। बट डेटा क्या कह रहा है कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ही नहीं। क्योंकि जब हमें दिख रहा है कि चेयर 4 हैं और उस पे बैठने वाले 4000 हैं, तो अननेसेसरी उन 4000 को मोटिवेट करना इज नॉट अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है जिसके बारे में मैं बात करता हूं अपने सेशंस में, कि उन लोगों को कुछ और भी एक्सप्लोर करना चाहिए। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, सिर्फ ये 2 या 3 रास्ते नहीं हैं
जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जहां पे मार्केट मची हुई है, और भी एक्सप्लोर करो, बट देन दे डू नॉट एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि वहां पे डर लगता है। तो वहां पर एक चीज हमको रोक रही है, विच इज अगेन प्रिमिटिव, लिंक टू द लिम्बिक सिस्टम, दैट इज फियर। क्योंकि वहां पे अपने बेस पे कुछ करना पड़ेगा और घर वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं ना? प्रॉब्लम सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस प्रॉब्लम से? उस रेस में भागना इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि अगर 4 बार इन्होंने ट्राई किया, उसके बाद भी अगर नहीं हुआ, तो ना ये यहां के रहे ना वहां के रहे। जो प्राइम एज है वो भी निकल गई, मोटिवेशन भी बिल्कुल खत्म हो गया लाइफ में। कहने के लिए इनको एक एक्सपीरियंस हुआ है, बट वो एक्सपीरियंस की एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है। अगर कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं तो जा करके बोलेंगे मैंने इस एंट्रेंस की तैयारी करी 4 साल तक, तो उसके बेस पे इनको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। नौकरी उसको मिलती है जिसका क्रैक हो जाता है और जो उसको कंप्लीट कर लेता है, बाकियों को नहीं मिलती है। दैट इज अ फैक्ट। तो अब इन लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए? अगर आप मेरी जगह पर हो, आप इनको कैसे मोटिवेट करोगे कुछ नया ट्राई करने के लिए? क्योंकि कुछ नया ट्राई करने के नाम से इनको डर लगता है, प्लस ये अपने इतने कंफर्ट जोन में है, उन प्लेजर्स ने इनको इतना घेर रखा है 24 घंटे, सोशल मीडिया ने, इंस्टाग्राम ने, इन सारी चीजों ने, कि उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। और निकलते हैं तो निकलते ही उनको डर लगता है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, ये सब उसी रेस में भाग रहे हैं, जहां पे पहले से ही पता है कि करोड़ों में से कुछ का ही कुछ होने वाला है, बाकी सब धक्के खाएंगे। इसमें 2 चीज़ है। एक है हम लोग सबके साथ क्यों दौड़ते हैं, क्योंकि एक सेफ्टी इन हर्ड वाला फीलिंग है कि सब लोग जो कर रहे हैं अगर मैं भी करूं, तो एक फीलिंग आती है कि चलो एटलीस्ट मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ कुछ। इसमें थोड़ा करेज लगेगा कुछ अलग करने के लिए, और वो करेज सबके लाइफ में आती है अलग अलग टाइम में, बिकॉज दे विल फाइंड समथिंग दैट इज वर्थ इट टू गो अवे फ्रॉम द क्राउड। अगर वर्थ इट तुमको नहीं लगा तो यू विल नॉट टेक दैट रिस्क, क्योंकि देयर इज सेफ्टी इन नंबर्स। बाकी सब लोग जो कर रहे हैं अगर वैसे ही करो तो आई विल नॉट बी स्पॉटेड, आई विल नॉट बी पिक्ड ऑन। जैसे फॉरेस्ट में या जंगल में जीब्रास डू दिस। जीब्रास आर ऑल स्ट्राइप्ड ब्लैक एंड वाइट, तो दे डोंट कैमोफ्लॉज अगेंस्ट द बैकग्राउंड, क्योंकि दे आर इन अफ्रीका, मतलब द बैकग्राउंड इज ग्रीन येलो, तो जीब्रास कैन बी सीन वेरी वेल। देयर कैमोफ्लॉज इज विथ ईच अदर। तो अगर टाइगर्स आए या लायंस आए जीब्रा को खाने के लिए, तो एक जीब्रा विल मिक्स विद द अदर्स, सो द हंटर विल गेट कंफ्यूज्ड कि किसके पीछे जाना है, सब एक जैसे दिख रहे हैं। ह्यूमंस ऑल्सो डू दिस समटाइम्स, कि सबके जैसे मैं बिहेव करूं ताकि मुझे कोई पकड़े ना, मैं कोई रिस्क ना लूँ। यू नीड टू फाइंड समथिंग वर्थ इट इनफ टू स्टेप आउट, और वो आ जाता है। व्हेन यू सी इट यू विल नो इट। द अदर थिंग ऑफ व्हाट यू आस्क्ड इज दैट हमारा सिस्टम ऐसा अरेंज हुआ है कि ऑल सक्सेस इज आउटकम बेस्ड। आउटकम हुआ तो सक्सेस हुआ, आउटकम नहीं हुआ तो सक्सेस नहीं हुआ। इट इज़ नॉट स्किल बेस्ड, और ये बहुत गलत है, क्योंकि आउटकम का वैल्यू विल कीप चेंजिंग। जैसे अगर समझो 40 साल पहले देयर वाज समबडी हु वुड मेक टाइपराइटर्स, नाउ दैट इज एन आउटकम, ऑल हिज फैमिली इज प्राउड कि देखो लड़का क्या टाइपराइटर बनाता है और कितना कमा रहा है, कितना कमा रहा है। 10 साल में कोई टाइपराइटर यूज नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ आउटकम बेस्ड हो तो नाउ ही इज जॉबलेस, नाउ ही इज अ फेलियर, नाउ ही इज अ फेलियर। तो जो सक्सेस था कुछ चेंज नहीं हुआ, सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, अभी वो सक्सेस है फेलियर बन गया, उसकी कोई गलती नहीं है। बट सपोज ही इज स्किल बेस्ड, ही नोज हाउ टू मैनेज मैकेनिकल्स, he knows how to create things. Now he can create a phone, now he can create a laptop. Now जैसे साइंस बढ़ता है he can keep on growing. तो स्किल बेस्ड अगर आप फोकस कर रहे हो, everything changes. You have to think differently. You have to start thinking of तुम्हारा स्किल सेट क्या है. Forget about outcome. Forget about the exam. How good are you at learning? Forget about rank. How good are you at taking notes? क्योंकि वो reproducible है. Skills are transferable. Outcomes are not. तो skills, आपका skill set लिख दो. Like whatever you are good at, if you write down your skills, you have only two things to do in life. One is to improve each skill. So if you are good at communication, get better at communication. If you are good at planning, get better at planning. That is one. And you will find some job which requires those skill sets. And especially अभी आज के ज़माने में with AI and literally हर हफ्ता पूरा इंडस्ट्री चेंज हो रहा है. तो आप क्या कॉन्फिडेंस से एक पर्टिकुलर जॉब के पीछे भागोगे जब अगले हफ्ते में वो जॉब निकल जाएगा? इट्स नॉट गोइंग टू बी यूजफुल.
nobody can advise us. Our parents don't know, our teachers don't know, I don't know. Nobody can advise you कि आपको ये जॉब जाना, ये सेफ है. कोई भी जॉब सेफ नहीं है. मेरा जॉब सेफ नहीं है. So what can you do then? You have to start chasing skills. That is the only way you can sustain. अभी तक ऐसा था, हमारे जो फील्ड्स है सोसाइटी में बहुत क्लियर कट डिफाइंड है. मेडिसिन हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, सिविल हुआ. बट इन टू द फ्यूचर देयर विल बी मोर एंड मोर इंटरसेक्शन. एंड जो लोग दो फील्ड में नॉलेज है, दे विल बिकम वेरी वैल्यूएबल. राइट. तो यू पिक एनी टू थिंग्स, लिटरली एनी टू थिंग्स. हम लोग के चाइल्डहुड में ऐसा बताया गया है कि हम लोग को एक जॉब करना है. सो योर आइडेंटिटी बिकम्स वन जॉब. आप क्या हो? आर्किटेक्ट. अच्छा ठीक है. एवरीथिंग एल्स इज अ हॉबी. आप समझ रहे हो? आपके लाइफ में आप सोच सकते हो कि आपको आर्किटेक्चर करना है जॉब, बट आपको म्यूजिक पसंद है लेकिन वो हॉबी है. ये किसने कहा? दिस इज अ नैरेटिव. ये हमने खुद से बनाया है. ऐसा कुछ भगवान का वर्ड नहीं है कि तुम एक ही जॉब कर सकते हो. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज देयर विल बी अ टाइम when some company will look for an architect who has experience in music. And तभी जब ढूंढने शुरू करोगे तो you will be the only one. If you have taken music seriously. So you take any two fields, you mix them up, अगले 10 साल में उसका job opportunity आने वाला है. And not even 2, it could be even more than that. More, so the more you put, the rarer you become. Architects, 10 million architects, but only 50 architects who know music also. For Or maybe example. tech. Or tech. And you add AI to it, there'll be one. So then you will be the only one in the world. A creative architect who is tech savvy and who is well versed with AI tools and platforms. AI tools. So जैसे coordinate system होता है ना, latitude, longitude, तो world में हर एक point का एक coordinate होता है कि that is a unique point. कि वो point को अगर define करना है तो you need 3 axes, X, Y and Z. So then it becomes one unique point. So think of yourself like that. कि आपका 3 coordinates क्या है, that will make you a unique person. Architect तो बहुत है यार, but you add 2 more coordinates and you become equally good at all 3. Now suddenly you are the only one in the world. Like for example, I don't think there is another neurologist content creator who writes poetry except for me. Neurologist बहुत है, content creators बहुत है, poetry लिखने वाले बहुत है. I'm giving you an example. So this is how you suddenly find yourself unique. Right. And every single person can do this, but they have to take it seriously. तो आप ये कह रहे हो कि आने वाले टाइम में वही लोग रेलेवेंट रहेंगे जो कुछ भी नया सीख सकते होंगे. यानी ये कह लो, अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई स्किल है तो उसको पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है कि वो स्किल क्या होगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूजिक की बात करते हो तो आज ऐसे भी एआई टूल्स आ गए जो म्यूजिक बना देते हैं. Correct. One particular skill may not be that relevant, but if you have got the skill to acquire any skill for that matter, yani ki if you can learn how to learn, that is going to be the most important skill in future. Perfect. Right? Perfect. Thank you so much यहाँ पर आने के लिए. Thank you. It was great meeting you.